Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So I'm Silpa Singh. Today we are going to start a new topic, that is adaptation of chapter 13 class 12. So in previous videos we learned what the abiotic factors are and how we respond. Okay, हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स हैं। लाइट है, टेम्परेचर है, फिर हमारा जो सॉयल है वो किस तरह से हमारी लाइफ में अफेक्ट करता है हमारे लाइफ को। एंड हम लोग जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है उसको किस तरह से फेस करते हैं, मतलब हम लोग उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा तीन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फर्स्ट इज रेगुलेटर, सेकेंड इज पार्शियल रेगुलेटर एंड थर्ड इज योर कॉन्फॉर्मर। ओके, सो एडाप्टेशन देखेंगे। एडाप्टेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप माइग्रेशन को भी रख सकते हो, माइग्रेट करना भी एक एडाप्टेशन ही होता है। तो एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन दैट हैबिटेट। कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर पा रहा है, रह पा रहा है, जी पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, वो एडाप्टेशन है। बहुत सारा एडाप्टेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है बहुत लंबे समय के बाद। बहुत तुरंत से आप अडाप्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, उसके पीछे लंबी सी समय जाती है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जैसे आप एग्जांपल ले लो, बाहर अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है पानी का, तो जो कंगारू रैट है आपके नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, वो बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। कैसे? तो उसके पास जो है फैट है, इंटरनल फैट, उसको वो ऑक्सीडेशन करने लग जाता है और वाटर बनाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। सो बाई प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी इसमें अंडरलाइन किया हुआ है आपको वो देख करके अंडरलाइन कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको इससे आपके पेपर के लिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर, कंगारू रैट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। डेजर्ट समझ में ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो कंगारू रैट जो है वो डेजर्ट में पाया जाएगा और उसको पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि वहाँ तो पानी नहीं है। अब जब उनको पानी की कमी हो गई तो उनकी बॉडी में फैट जमा है, वो तोड़ेंगे, बॉडी के अंदर अंदर ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ से पानी बनेगा। तो पानी इज़ नॉट अ मेन प्रोडक्ट, दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब क्या है कि वो उन्होंने पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, फिर भी पानी की कमी रह गई, तो वो क्या करेंगे, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। कहने का मतलब है कि जो वो यूरिन पास करते हैं उसकी जो क्वांटिटी होगी वो लेस हो जाएगी, जिससे थोड़ा बहुत पानी वो वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। मिनिमल वॉल्यूम, बहुत थोड़े से वॉल्यूम में पानी को वो एक्सक्रीट करते हैं टू रिमूव, है ना। बाकी पानी का वो क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। मेनी डेजर्ट प्लांट, अब अगर बात किया जाए डेजर्ट एनिमल, तो हमने देख लिया कंगारू रैट कितना स्पेशल है। नाउ कम टू द न्यू प्लांट, दैट इज डेजर्ट प्लांट। तो कोई भी आप डेजर्ट प्लांट के बारे में सोचो तो ये पक्का से पता होता है हमें कि उनका जो क्यूटिकल होगा वो थिक होगा और उनके लीफ सर्फेसिस पे जो होंगे वो स्टोमेटा काफ़ी अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग संकन स्टोमेटा कहते हैं। तो बात है कि स्टोमेटा बिल्कुल अंदर क्यों है, ताकि स्टोमेटा खुलता है तभी तो जा कर के हमारे काम कंप्लीट होता है। स्टोमेटा खुलेगा, बहुत जल्दी जल्दी पानी लॉस हो जाएगा, हमारा पौधा सूख जाएगा, इसलिए स्टोमेटा काफ़ी अंदर होता है ना। तो कह रहा है कि डीप पीट संकन टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्टोमेटा अंदर क्यों है, ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम पाथवे। अब बात है कैम पाथवे क्या है। एक्चुअली में कुछ ये डेजर्ट पौधे ऐसे होते हैं कि अगर ये दिन में इन्होंने स्टोमेटा खोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड जमा करके रख लेते हैं और सुबह फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैम प्रोसेस, है ना। सो क्या होता है कैम प्रोसेस में, स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनशिया, इनका तो लीफ ही नहीं है। तो लीफ नहीं है तो क्या है, जो स्टेम है वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और लीफ जो है वो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर पे है। सो नो लीव्स, दे आर रिड्यूस टू स्पाइन एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर द फ्लैटेंड स्टेम। अब ओपनशिया एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्ते नहीं है। भाई पत्ते नहीं है, पौधा भी है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। कोई भी तो ऑर्गन होना चाहिए जिसमें क्लोरोफिल हो, तो वो ऑर्गन क्या है, स्टेम। कैसा है, फ्लैट स्टेम हो गया है, वो फ्लैट हो गया तो लीफ जैसा दिखने वाला एक स्टेम है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो लीफ गए कहाँ, लीफ स्पाइन बन गए, कांटे बन गए, है ना।
Now next is what? Mammal from colder climate generally have a shorter ear and a limbs to minimize heat loss. इसको हम लोग एलेंस रूल बोलते हैं। तो बोला जाए कि जो मैमल्स हैं वो ठंडी वाले जगह में रहते हैं, उनके कान काफ़ी छोटे होते हैं, हाथ पांव छोटे छोटे होते हैं, ताकि उनका हीट लॉस कम हो। अगर बॉडी का वॉल्यूम देखा जाए तो बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी के वेट के हिसाब से पता चलेगा कि जो सरफेस एरिया है ह्यूमन बींग का वो बहुत ज़्यादा और बॉडी वॉल्यूम कम, तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस होने लग जाएगा, है ना। इसलिए उनके कान जो होते हैं वो एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। ये कौन दिया था? एलेंस बताए थे। तो दिस इज़ द एलेंस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पोलर सी में आप देखे होंगे जैसे सील होता है, उनके बहुत थिक फैट के लेयर होते हैं जिनको हम लोग ब्लबर बोलते हैं। तो ब्लबर है अगर आपके सील के पास, तो वो सील क्या कर सकता है? स्किन जो है उनका इंसुलेटर की तरह काम करेगा और वो बहुत जल्दी जो बॉडी का हीट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। हीट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और सर्दी वाले पानी में भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म possesses adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to stressful situations. If you had ever been to any high altitude place, yes of course. अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना फास्ट होता है कि विद इन अ मंथ हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। जैसे अगर आप कभी हाई एल्टीट्यूड पे गए होंगे, पहाड़ पे गए होंगे, है ना, मनाली गए होंगे, लेह लद्दाख गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब आप ऊंची पहाड़ी पे केदारनाथ जाते हो, ऊंची पहाड़ी पे आप जाते हो तो वहाँ पे फिर आपको सांस लेने में सफोकेशन होने लग जाता है। रीज़न? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात है कि जब आप वहाँ गए, आपको लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कत को क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड सिकनेस। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाके इंसान बीमार पड़ जाए तो उनको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम इंक्लूड नॉजिया, नॉजिया मतलब उल्टी उल्टी सा फीलिंग आना, फैटिग मतलब हल्के से चक्कर, सिर घूमने जैसा फील होना, हार्ट पाल्पिटेशन दिल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी धक धक करना। दिस इज़ बिकॉज द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे बहुत लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस वजह से हमें ये फीलिंग आती है। इन सारे फीलिंग को मिक्स करके बताया जाता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है। तो ये किन को हो रहा है? जो वहाँ परमानेंटली रह रहे हैं उनको, या जो जा रहे हैं उनको? जो नए लोग वहाँ गए हैं उनको। जो रह रहे हैं वो प्रॉपरली रह रहे हैं, है ना। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा बॉडी ऑक्सीजन उतना पाता नहीं है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी है वो 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम है तो वो कम कम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, कम कम ऑक्सीजन सेल को पहुंचा रहे हैं। तो हम, हमारी सेल से प्रॉपर एटीपी बनेगा नहीं, हमें एनर्जी लगेगी नहीं और हमारे सेल जो हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण डेड करने लग जाएंगे, है ना। सो हियर इट्स गिवन, but gradually you get acclimatized the stop experiencing altitude sickness। but अगर आप वहाँ रहने लग जाओ तो धीरे धीरे आपको ये altitude sickness होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि body compensate low oxygen availability by increasing red blood cell production। क्योंकि खून वहाँ पे क्या है, आरबीसी आपके पास 100 है और आपकी आरबीसी की टेंडेंसी, एक आरबीसी की टेंडेंसी थी 4 ऑक्सीजन की, मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी 400 ऑक्सीजन से। अब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, आपकी आरबीसी 100 ही है, ऑक्सीजन कम हो गया, एक हेमोग्लोबिन को 2 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में 200 ऑक्सीजन की फुलफिलमेंट हो रही है, 200 की अभी भी कमी है, ठीक है। अब बात है कि अगर हम उसी 100 आरबीसी को 200 आरबीसी बना लें, तो हर आरबीसी दो दो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा था। तो जब 200 आरबीसी है और 2 आपके गैसेस को लेके जाएगा, डबल डबल ऑक्सीजन को लेके जाएगा, 400 ऑक्सीजन, कहने का मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल। तो हमारी बॉडी क्या करती है? रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। हम बार बार सांस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा, आरबीसी है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। Hence, all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range in human 37 डिग्री सी, क्योंकि हमारा तो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो तो बहुत फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जैसे आर्कीबैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में भी फ्लॉरिश कर जाता है, डीप सी वेंथम्स में भी बहुत आराम से वो फॉर्म कर जाता है या फिर फ्लॉरिश कर जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है
कि some organisms show behavioral responses to cope up with variation in their environment. Desert lizard जो invertebrates हैं वो बड़ी आसानी से survive कर जाएंगे because of presence of extra wall on the cell, है ना. Now come here. So desert lizard जो हैं अब वो बास्क करते हैं फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, उनके बॉडी में एक एबिलिटी है कि वो सन रेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना. सो फिजियोलॉजिकली एब्जॉर्ब कर जाएंगे. नाउ व्हाट इज इट. सो मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर. हम लोगों को तो वो टेम्परेचर फेस करना होगा, लेकिन हम लोग अपनी बॉडी को काप करके या फिर हम लोग अपनी बॉडी को पसीने दे करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं. लेकिन हमारा जो डेजर्ट लिजर्ड है वो क्या करेगा, ये बास्क करेगा. दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन. अगर इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है तो सूरज की रोशनी में जा कर के सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे. बट मूव टू द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. लेकिन उनके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लग जाए धूप से तो वो वहाँ से छाए में चले जाएंगे. सम स्पीसीज आर केपेबल ऑफ burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, जैसे अगर बात किया जाए, हमने बात किया था यहाँ पे लीजर्ड का, तो लीजर्ड तो धूप सेक लिया, धूप से छाए में चला गया. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में गड्ढा करते हैं और जा कर के अंदर छुप जाते हैं ताकि जो ग्राउंड का जो हीट है उससे वो बचे रह सके, है ना. सो हियर इट्स ऑल finished about the adaptation. In next video we will learn about the population attributes. Attributes. So what you have to do, the very first, अंडरलाइन कीजिए जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको एक बार वापस से पढ़िए और प्लीज़ कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेडिकल का आप टिक करने का, क्योंकि आप एनसीईआरटी को जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपकी उतनी ज़्यादा कमांड बढ़ती चली जाएगी. और अगर आप अभी +2 में हैं तो आप इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे आसानी से तो आपके आंसर्स करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.